हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कम्युनिटी के अंदर जो हमारा फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट है यूनिट थर्ड। आपकी मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट वन शॉट के थ्रू कवर करा दी है, लेकिन उसका नाम ओनली वन शॉट इसलिए रखा गया है कि आपकी एक यूनिट एक लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगी। बाकी आपका उसमें सारा सिलेबस कवर है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो अब मैं यूनिट थर्ड कराऊंगी इसका भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर ही आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। बाकी चलिए अपनी यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो हमारे इसका देखिए, ये मैंने सिलेबस भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पीडीएफ के अंदर। ये आपके सिलेबस है, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन ये है कि मैंने फिर भी वन शॉट में इसको करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक आता है जो हमारा फर्स्ट ये वाला पार्ट है ना आपका। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में आपका दिया हुआ है सैनिटेशन। सैनिटेशन में जो आपके ये सब टॉपिक्स आ रहे हैं ये देख लेते हैं हम पहले। फर्स्ट टॉपिक आता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल से आप क्या समझते हैं कि जो हमारे नेचर के थ्रू आ रहे हैं, मतलब फ्री में मिल रहा है हमको ये सब चीज़ें। तो नेचुरल रिसोर्सेज की आप पहले देख लीजिए डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है नोट्स के अंदर। देखिए मैं हिंदी में इसलिए बता देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से इजीली आप इसको समझ पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में भी लिख पाएंगे फिर। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको डेफिनेशन क्या है इसकी। नेचुरल रिसोर्सेज हमारी वो चीज़ें हैं जो नेचर से हमें फ्री मिलती है और जिनका यूज़ हम अपने लाइफ और डेवलपमेंट के लिए करते हैं। मतलब लाइफ, यहाँ पे आप ये सर्वाइवल ये भी लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें देखिए आपका नेचुरल प्रोवाइड हो रही है नेचर के थ्रू। जैसे आपके इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं वाटर, एयर, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल, सनलाइट, कॉल एट्सेट्रा। तो ये सब आपकी फ्री में आपको प्रोवाइड हो रही है नेचर के थ्रू। आपने नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन यहाँ पे देख ली है, देख लीजिए। नेक्स्ट आपके है टाइप्स। हमारे टाइप्स क्या क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। तो फर्स्ट आपका आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब आपका री मतलब आपका ये दोबारा, मतलब अगेन हम इसका ये बार बार रीजनरेट हमारे हो सकते हैं और हम इनको दोबारा भी जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपका वाटर ही हो जाता है। वाटर आपने जैसे कोई, मैं आपका एग्जांपल बता रही हूँ, आपने वॉशिंग मशीन में आप जैसे वाटर यूज़ करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ नहीं आ रहा है, किसी के उसमें ये होता है कि उनके यहाँ पे मोटर वगैरह नहीं लगा हुआ है तो लाइट भी नहीं आ रही है और उनको प्लांट्स में वाटर डालना है, तो वो उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं दोबारा इस चीज़ को लेके। और फिर आपका एग्जांपल में भी देखिए आपका लिखा हुआ है वाटर यहाँ पे। उसके बाद आपका दिया हुआ है सेकंड जो एग्जांपल है आपका, जो हमारे पेड़ पौधे, हवा, सनलाइट और फिर हमारी क्रॉप्स, ये सब चीज़ें आती है। फिर आपकी प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्या क्या है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की है। तो आपकी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, ओवर यूज़ हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं जो कि हम दोबारा उनको हम यूज़ ही नहीं कर पाते, ये हमारे दोबारा जल्दी बन ही नहीं पाते हैं। लाइक आपका एग्जांपल हो जाता है इसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स। प्रॉब्लम आपकी इसके अंदर क्या आएगी, तो प्रॉब्लम आपकी इसमें आप स्कार्सिटी, पॉल्यूशन, मिनिमम हज़ार्ड्स, या फिर आप इसमें डिप्लीशन, पॉल्यूशन, ये सब भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर आपकी आती है कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसकी नेचुरल रिसोर्सेज की जो कैटेगरीज है, फर्स्ट कैटेगरी आपकी आती है जो हमारी है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये हमारे जो हमारे प्रोवाइड होते हैं, ये हमारे वुड से, ऑक्सीजन से, या फिर हमारे क्लाइमेट रेगुलेशन से। और इसके बाद भी हमारी क्या प्रॉब्लम आती है हमको फॉरेस्ट रिसोर्सेज से, डेफोरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस और सॉइल इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट आपकी जो सेकंड कैटेगरी आती है वाटर रिसोर्सेज, उसके अंदर आपका रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर। देन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आपकी स्कार्सिटी, पोल्यूशन, ओवर यूज़ और कंटामिनेशन, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। नेक्स्ट आपका आते हैं थर्ड कैटेगरी मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में आपका जो होता है ये हमारा कोल, आयरन, गोल्ड और लाइमस्टोन, इन सब से हमको मिलता है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या क्या होती है, डिप्लीशन, मिनिमिंग
हज़ार्ड्स मतलब ये हमारे माइनिंग हज़ार्ड्स कर देते हैं और पॉल्यूशन हो जाता है इनकी वजह से। लाइक आपने देखा होगा कि जैसे कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वो धुआं सा आप चलते हुए देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो यही सब होता है, प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो रही है। देखिए आपने देखा है इसमें पॉल्यूशन लिखा हुआ है, वो इसी का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी है हमारी फूड रिसोर्सेज। तो फूड रिसोर्सेज हमारी क्रॉप्स यानी कि आपकी जो ये फसलें होती है, ये सब फिशरीज़, आपका लिव स्टॉक, और फिर हमारी प्रॉब्लम इससे क्या होती है, ओवर फिशिंग, फूड इनसिक्योरिटी, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। देखिए हम लोग ना कभी कभी ये आपने देख रहे भी होंगे आजकल ऐसा चल रहा है कि जैसे हमको क्रॉप्स, वो चीज़ ऐसी होती है कि हम नेचुरली किसी चीज़ को ग्रो होती जा रही है और आप उसमें पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका नोट्स के अंदर कि यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, यहाँ पे यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इस वजह से कर है कि अगर कोई जैसे हम लगा रखी है हमने कोई क्रॉप मतलब कोई फसल, उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, वरना हमारी पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। इसी वजह से हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और अगर हम नहीं कर रहे हैं ना तो फिर वही चीज़ है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें आप सोलर और विंड से, कोल से और पेट्रोलियम से, ये सब हमें एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं। प्रॉब्लम्स हमारी क्या क्या होती है इसके अंदर, एनर्जी क्राइसिस हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है लैंड रिसोर्सेज, लास्ट है ये आपकी कैटेगरी। तो ये हमारी एग्रीकल्चरल लैंड से होती है और ग्रेजिंग लैंड से हमको ये हमें मिलता है लैंड रिसोर्सेज, जो हमारी कैटेगरी है लास्ट। और प्रॉब्लम क्या होगी इससे, सॉइल इरोजन हो जाएगा और डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा जो लास्ट होगा इसमें अर्बनाइजेशन हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड टॉपिक, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए अब हमारा जो इसमें दिया हुआ है आपका फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, मैं आपको इनको जैसे ये आपके दिए हुए हैं ये सारे पॉइंट्स, इनको मैं आपको हिंदी में बता दे रही हूँ। देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, यूज़ वाटर जुडिशियली, अवॉइड वेस्टेज, मतलब पानी बचाना, टैप बंद करना, लीकेज रोकना, इन सब के थ्रू, ठीक है। सेकंड आपका आता है प्लांट ट्रीज़, यानी कि आपको ट्रीज़ प्लांटेशन करनी है यहाँ पे, यानी कि आपका एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब प्लांटिंग ट्रीज़, और डेफोरेस्टेशन का मतलब आपने देखा है मैंने पहले डेफोरेस्टेशन वर्ड कई जगह यूज़ किया है, तो वो आपका कटिंग ऑफ ट्रीज़ से है वहाँ पे मीनिंग, और एफोरेस्टेशन का मतलब प्लांटिंग ट्रीज़ से हो गया यहाँ पे। थर्ड पॉइंट आपका आता है इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही, मतलब कैसे हमारा जो रोल होता है वो कैसे हम मतलब कंजर्व कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। तो थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या है आपका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना। और फिर हमें प्रैक्टिस के लिए 3 Rs जो हमारे प्रिंसिपल दिए हुए हैं, तो इनके अंदर हमारे जो 3 Rs है, तो इनको आपको याद रखना है। 3 R से ही आप इनको अच्छे से, 3 R प्रिंसिपल के नाम से भी आपका MCQ भी पूछा जा सकता है। देखिए कुछ पता नहीं चलता एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पेपर दे दे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 3 R से है आपका फर्स्ट रिड्यूस, सेकंड रीयूज़, थर्ड आपका रिसाइकल, या आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अवॉइड प्लास्टिक यूज़, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि हमको प्लास्टिक यूज़ कम करनी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो हमारा सोलर वो होती है ना, सोलर और विंड एनर्जी, इन सबको हमको प्रमोट करना है। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर हम कुछ और वैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनसे आपकी यही है कि लाइट वैसे यूज़ होगी, और आप अगर सोलर प्लेट्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको नेचुरली सोलर प्लेट लगा के आप नेचुरली अपना लाइट यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर पॉइंट आपका, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब हमको अडॉप्ट करनी है। और ये हाँ एक पॉइंट आपका मिस हो गया था, अवॉइड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे अवॉइड करनी है हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन सॉइल की और फॉरेस्ट की। तो आपका सेकंड टॉपिक फिनिश हो गया है। थर्ड टॉपिक आपका आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम आपने ये पढ़ा भी होगा, 12th में बायो में भी एक चैप्टर था। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, इकोसिस्टम हमारा होता क्या है। तो उसकी हम पहले देखते हैं डेफिनेशन।
देखिए, आपको मैं पहले इकोसिस्टम का मतलब बता दे रही हूँ। इकोसिस्टम से मतलब है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स इसके अंदर होंगे। और नॉन लिविंग्स जो एनवायरमेंटल मतलब हमें मिलते हैं, एयर, सॉइल, वाटर का इंटरेक्शन, ये सब हमारा मिलके इकोसिस्टम बनता है हमारा एक, मतलब हमारा कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब आपकी प्लांट, एनिमल्स और आपके माइक्रोब्स के थ्रू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, एयर, वाटर और सॉइल। इनके थ्रू आपका पूरा एक जो इकोसिस्टम है वो बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी और आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी। ये इंटरेक्ट होके बनता है इकोसिस्टम आपका। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। आपका नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्ट्रक्चर क्या है आपका इकोसिस्टम का। फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर आपका आता है प्रोड्यूसर्स। इसमें प्रोड्यूसर में आपका क्या होगा, प्लांट्स। कंज्यूमर्स में आपका आता है एनिमल्स। डिकम्पोजर्स में आपका आएगा फंजाई और बैक्टीरिया। देखिए, ये चीज़ें हम ऑलरेडी बायो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपका यहाँ पे भी है कम्युनिटी के अंदर, तो आपको ये यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है इसको। ये आपका रिवीजन ही हो रहा है इसमें, तो आपको ये वाली यूनिट काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आते हैं, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है एबायोटिक। एबायोटिक जो आपका होता है वो आपका अजीवत मतलब आपके नॉन लिविंग से है। यहाँ पे एबायोटिक ए से मतलब आपका एब्सेंस हो गया, मतलब आप देख कि किसी चीज़ में ए लग जाता है ना, मोस्टली जो हमारे बायो से रिलेटेड हो गई या हमारे कुछ भी मेडिकल में रिलेटेड हो जाती है, तो वो एब्सेंस से ही मीनिंग होता है मोस्ट ऑफ दी। तो उसके बाद आपका जो इसमें एबायोटिक में दिया हुआ है सॉइल, सनलाइट, एयर, वाटर, तो ये सब चीज़ें आपकी टेम्परेचर ये आती हैं आपकी एबायोटिक कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट आपके आते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है आपके इकोसिस्टम के अंदर, फंक्शंस है आपका एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। ठीक है, तो जो हमारा एनर्जी का फ्लो हो रहा है फूड चेन में, ये आपका कैसे हो रहा है, देखिए एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से आपका कार्निवोर्स में, फिर आपका डिकम्पोजर्स में। तो ये आपकी एक साइकिल सी बन गई है, देख रहे हैं आप, ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, नेक्स्ट आपका डिकम्पोजर। सेकेंड पॉइंट आता है आपको फंक्शंस के अंदर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर साइकिल्स। थर्ड आता है आपका बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट का बैलेंस करना है। और देखिए, मैंने ये वाला पॉइंट अपनी तरफ से बोल दिया और इसी तरह से आपका नोट्स में भी दिया हुआ है रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एयर या वाटर। तो यहाँ पे रेगुलेशन करना है आपको क्लाइमेट का और प्योरिफिकेशन करना है एयर का और वाटर का। और इसी उससे आप यहाँ पे एक जो जैसे मैंने अभी एक पॉइंट बोल दिया था बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट, तो वो आप फोर्थ पॉइंट ऐड करके लिख सकते हो या आप ये 3 पॉइंट्स ही रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम के जो टाइप्स आते हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइप है इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेंस वेजिटेशन, रिच बायोडाइवर्सिटी, रेन साइकिल रेगुलेशन। तो इसमें डेंस हो जाता है वेजिटेशन, रिच हो जाती है बायोडाइवर्सिटी, रेन साइकिल रेगुलेशन होने लगता है इसके अंदर। ये हमारा होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सेकेंड जो टाइप आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसमें ग्रास डोमिनेंट हो जाती है, ग्रेजिंग एनिमल्स हो जाते हैं इसके अंदर, फर्टाइल हो जाती है सॉइल हमारी। थर्ड आपका आता है टाइप डेजर्ट इकोसिस्टम, इसके अंदर आपका डेजर्ट हॉट या फिर कोल्ड हो जाता है, स्कार्स वाटर हो जाता है, मतलब स्कार्सिटी हो जाती है वाटर की, मतलब हमारा कम हो जाता है डेजर्ट में वाटर, आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है ये चीज़ें। फिर हमारी ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ टाइप आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक से मतलब आपका यहाँ पे होता है वाटर से हो गया, ठीक है। तो एक्वेटिक के अंदर जो आता है आपका फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये सब आ जाएंगे फ्रेश वाटर के अंदर। और जो आपका मैराइन वाटर होता है जो सॉल्टी वाला आ जाएगा आपका ओशियन में, सीज़ में, ये सब चीज़ों में आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर एनर्जी फ्लो।
तो ये आप एक सब हेडिंग करके लिखेंगे इकोसिस्टम के अंदर। मैंने ये आपको अभी भी बताया था ऊपर भी। तो एनर्जी ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, मतलब आपकी जो एनर्जी होती है ये हमेशा एक डायरेक्शन में जो हमारी फ्लो करती है, एनर्जी आपकी एक डायरेक्शन में करती है। जैसे आपका सन, प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, फिर डिकम्पोज़र, इस तरह से ये एक चेन सी बन गई है। आप देख रहे होंगे ये एक डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, सन से प्लांट में, प्लांट से हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, फिर आपकी कार्निवोर्स से डिकम्पोज़र्स में। ये एरो इसी को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये एक डायरेक्शन में ही आपकी फ़्लो कर रही है एनर्जी। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या होती है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी आपकी ये जैव विविधता, ठीक है। ये आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ पहले। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, जो हमारी वैरायटी होती है लाइफ फॉर्म्स की हमारी अर्थ पर, लाइक आपकी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें आते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, वेरिएशन इन जीन्स, इसमें जीन्स में वेरिएशन आ जाता है जो कि आपके डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस हो जाता है। इसके अंदर आपका एग्जांपल, इसके अंदर ना आप ये देख रहे हो कि जीन में डिफरेंस, ठीक है, ये सब चीज़ आ रहा है इसके अंदर जो आपकी वेरिएशन हो रही है। सेकंड आपका आता है क्लासिफिकेशन में स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो ये डिफरेंट स्पीसीज इन एन एरिया। तो यहाँ पे कोई भी एक आपकी कोई स्पीसीज है, मतलब एक एरिया पे वो डिफरेंट हो रही है। जैसे आपके आप देखते होंगे टाइगर, लायंस और डियर इन अ फॉरेस्ट, मतलब एक फॉरेस्ट के अंदर आपको कई सारे एनिमल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। मतलब आपका एरिया एक है लेकिन स्पीसीज डिफरेंट हो रही है उसकी। जैसे आपके टाइगर, लायंस, इनकी आपकी स्पीसीज तो अलग अलग हो गई है ना, और फॉरेस्ट आपका एक एरिया हो गया, वही चीज़ हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है? यहाँ पे वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, यहाँ पे जो आपकी वैरायटी होती है इकोसिस्टम की वो देखी जाती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में। इसमें आपके इंक्लूड होता है फॉरेस्ट, डेजर्ट्स और वेटलैंड्स। नेक्स्ट आपका आता है वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपका आता है जो हमारे मतलब इसका क्या महत्व है आपका, तो ये हमें प्रोवाइड करता है फूड, मेडिसिन, रॉ मटेरियल्स। और नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया है रेगुलेट हमारा करता है क्लाइमेट, प्योरीफाई करता है एयर को और वाटर को। नेक्स्ट पॉइंट में आपका बताया है कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, तो ये सब भी देखता है। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट आता है मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन भी करती है वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये आपका वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हो जाता है यहाँ पे। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, तो थ्रेट्स क्या है इसके, यानी कि आपका क्या क्या इसके मतलब डेंजर भी लिख सकते हैं आप इसके। डेंजर टू बायोडाइवर्सिटी मतलब आपका खतरा क्या क्या है इसमें। आपका यहाँ पे डेफोरेस्टेशन हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग हो सकती है, और फिशिंग हो सकती है, पोचिंग हो सकती है, फिर आपका पॉल्यूशन हो जाएगा, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्बनाइजेशन की वजह से आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर आपका क्लाइमेट चेंज हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आती है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप बायोडाइवर्सिटी को कैसे आप बचा सकते हैं अपना, तो आपका फर्स्ट आता है आपका, देखिए कंजर्वेशन हम आप कैसे कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का। तो आप फर्स्ट देखिए इसके अंदर इन सिटू कन्वर्जेशन। इन सिटू कन्वर्जेशन के अंदर आप देखिए विद इन नेचुरल हैबिटेट, तो हम नेचुरल हैबिटेट के थ्रू इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं। लाइक आपका नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारे ये लायन, टाइगर्स, इन सब को जूस वगैरह में, नेशनल पार्क्स में, इन सब में भी देखते हैं कि इनको कंजर्व करके रख रहे हैं, मतलब उनको बचा के रख रहे हैं।
अब कुछ कुछ स्पीसीज बच रही है किसी चीज़ की, तो उसको उन्होंने सेव करा हुआ है जू के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड इसमें एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, मतलब आप बाहरी एरियाज में कर रहे हैं, लाइक उसमें मैंने बोल दिया नेशनल पार्क में करेंगे वहाँ पे हम। और एक्स सीटू मतलब आपका बाहर, वहाँ पे सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था वो कि आपका ये हो रहा है यहाँ पे आउटसाइड वाले में आएगा आपका जू। बाकी आपका नेशनल पार्क आपका इन सिटू में, मतलब जो अंदर वाला होगा नेचुरल, विद इन नेचुरल हैबिटेट करेंगे हम। और ये आउटसाइड मतलब बाहरी उसमें करेंगे, जू में आपका बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर या फिर आपके जीन बैग्स के अंदर। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है लॉज। इसके अंदर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आपका 1972 में दिया गया था। फिर आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो आपका 2002 के अंदर दिया हुआ था। ये बहुत अच्छे से करके चलना, अभी से बोल रही हूँ ईयर्स, क्योंकि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करके चलिएगा। इसमें जैसे आपने AHN पढ़ी है या फिर फार्मा पढ़ी है या आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हो या फिर आपने न्यूट्रिशन पढ़ी हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशो साइको, सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन उनमें आपकी स्पेसिफिक हेडिंग थी कि आपको इस तरह से लिख के चलना है। इसमें कोई स्पेसिफिक हेडिंग नहीं बनती है। आपकी डेट्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और आपके ईयर्स इतने इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, ये कहाँ से कब से शुरू हो रही है, कब से कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ कोई केस मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है टॉपिक, आपका 4 टॉपिक फिनिश हो गया है। 5th आता है आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आपका क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण। तो जो हमारा होता है ये पॉल्यूशन इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज इन द चेंज केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट हार्म्स लिविंग बींग्स। तो इसका आपका ये हो जाता है, जो हमारा ये अनडिज़ायरेबल चेंज होता है इन द फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए ये एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारा पोल्यूशन हो रहा है, ये हमारे इन सब चीज़ों की वजह से होगा, फिज़िकली, केमिकली, बायोलॉजिकल, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। और ये हार्म करते हैं आपके लिविंग बींग्स को, इन सब चीज़ों को ये हार्म कर रहा है। नेक्स्ट इसके टाइप्स क्या आते हैं, कोज क्या आते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और कंट्रोल क्या है। टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट आपका टाइप आता है एयर पोल्यूशन। तो इसके अंदर आपका कोज आएगा इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, बर्निंग, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब। इफ़ेक्ट्स आपका क्या पड़ते हैं इसके एयर पोल्यूशन के, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है, एसिड रेन होने लगती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। कंट्रोल हम इसको कैसे कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, तो आपका क्लीन फ्यूल्स कर सकते हैं हम, प्लांटेशन कर सकते हैं, एमिशन कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कोज आप, मतलब इसका कारण क्या है आपका, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, ऑयल स्पिल्स। देखिए इसमें कुछ हिंदी में बताने लायक मुझे तो लगता नहीं है, सिंपल आप ये चीज़ें वर्ड आपने सुने भी होंगे पहले और अब भी बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका इफ़ेक्ट्स क्या होता है इसके अंदर, डायरिया, कोलेरा और इकोसिस्टम डैमेज। कंट्रोल आप इसको कैसे कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, क्लीन वाटर सप्लाई करके। और हमारा थर्ड आता है सॉइल पॉल्यूशन। कोज इसका आता है आपका पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स के बाद आपका आता है प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट आपके इफ़ेक्ट्स में आपके इनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, ये सब आपके इफ़ेक्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका कंट्रोल आप कैसे करेंगे इसका, जो हमारा सॉइल पोल्यूशन है उसका कंट्रोल हम ऐसे करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, वेस्ट मैनेजमेंट करके। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ मैराइन पोल्यूशन। ये हमारा कोज कैसे होता है, ऑयल स्पिल्स की वजह से, प्लास्टिक्स की वजह से, सीवेज डंपिंग की वजह से। और इफ़ेक्ट्स आपका क्या क्या पड़ते हैं इसमें, फिश डेथ, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। कंट्रोल हम इसको कैसे करेंगे, स्ट्रिक्ट मैराइन लॉज को करके, रिड्यूस प्लास्टिक यूज़ करके। हमें को ये चीज़ें आप सुनते भी आते हैं कि प्लास्टिक यूज़ कम करो, प्लास्टिक यूज़ कम करो, वो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि मैराइन पोल्यूशन ना हो। उसके बाद आपका आता है फिफ्थ नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन आपका कैसे कोज होता है, व्हीकल्स से, इंडस्ट्रीज से, लाउड स्पीकर से। इफ़ेक्ट आता है आपका हियरिंग लॉस, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन। कंट्रोल आपका हम कैसे करेंगे इसको, साउंड प्रूफिंग के थ्रू, रेगुलेशन के थ्रू, प्लांटेशन के थ्रू, और आपका थर्मल। फिर हमारा आता है 6 थर्मल पोल्यूशन। तो
तो इसका कोज क्या आएगा? डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इफेक्ट आपका आएगा फिश डेथ, इम्बैलेंस इन एक्वेटिक लाइफ, जो हमारा एक्वेटिक लाइफ में इम्बैलेंस हो जाएगा और फिश डेथ हो जाएगी। फिर हमारा कंट्रोल इसके अंदर होगा कूलिंग टॉवर्स को करके करेंगे हम, रिसाइकलिंग हॉट वाटर करके करेंगे, तो ये हमारा थर्मल पॉल्यूशन कम हो जाएगा। 7th जो लास्ट टाइप है इसका न्यूक्लियर हज़ार्ड्स। तो हमारा न्यूक्लियर हज़ार्ड्स के कॉजेज़ आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट्स, जो कि हम चेरनोबिल और फुकुशिमा यूज़ करके करते हैं। तो ये हमारा कोज हो गया, इसका कारण मतलब आपके न्यूक्लियर हज़ार्ड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। आपका नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में आपका क्या क्या होगा? कैंसर हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है और रेडिएशन सिकनेस हो जाती है। कंट्रोल हम इसको कैसे कर सकते हैं? सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब हमको यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट का सेफ डिस्पोजल करना है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी। देखिए आपके यहाँ पे जो ये वाला एनवायरमेंटल पोल्यूशन का टॉपिक था 5th, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर जो मैंने टाइप, कोज, इफ़ेक्ट एंड कंट्रोल बताए हैं, ये टाइप्स के अंदर की हेडिंग में ही बता दिए हैं कि आप पोल्यूशन जो भी टाइप है, सारे टाइप्स को आप कैसे, कोज इनका क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, कंट्रोल क्या है, ये एक ही जगह मैंने कर दिए हैं। तो आपका ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है आपका 6th टॉपिक। 6th टॉपिक जो आपका आता है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका फर्स्ट आपका आएगा कोज। तो आपका इस चीज़ का कोज क्या होता है, मतलब आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का, तो ग्रीन हाउस की जो गैसेस होती हैं उनकी वजह से, कटिंग ऑफ ट्रीज़ मतलब आपके डेफोरेस्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, इन सब से आपकी ये सब चीज़ें होने लगती है। इफ़ेक्ट आपका क्या क्या होगा? देखिए अर्बनाइजेशन की वजह से भी होती है, और ग्रीन हाउस की गैसेस आपसे ये भी पूछा जा सकता है MCQs में कि कौन कौन सी है, तो आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, CO2, CH4 और आपकी CFCs, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में आपकी फर्स्ट आएगी हीट वेव, जो आपकी कॉज करती है डिहाइड्रेशन को और हीट स्ट्रोक करती है। फिर आपकी आती है एसिड रेन, जो कि डैमेज करती है क्रॉप्स को, ऑयल एंड बिल्डिंग्स। उसके बाद आपके आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो आपके इंक्रीज़ करती है UV रेडिएशन को और स्किन कैंसर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट आपका आता है वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन, इससे आपका इम्प्रॉपर लैंड यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी लीड करती है इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आपका आता है इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो ये हमारा हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालता है, जो मतलब हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आपका ये रेस्पिरेटरी इलनेस करता है कौन, आपका मलन्यूट्रिशन हो सकता है इससे, और आपका वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो सकती है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ आपकी लाइक आपकी मलेरिया, डेंगू, ये सब आता है इसमें, ओके। तो आपका 6th टॉपिक फिनिश होता है। 7th जो आपका टॉपिक आता है इसमें सोशल इशूज़ एंड एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर आपकी फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारा इससे क्या होता है, जो हमारी प्रेजेंट की नीड्स पूरी करना, लेकिन फ्यूचर को नुकसान ना पहुँचे, ये सब चीज़ देखते हुए हमको ये इसमें बताया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्या हो रहा है। ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया है कि प्रेजेंट की जो हमारी नीड्स है उन चीज़ों को हम पूरी करें, लेकिन फ्यूचर को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए उसमें। देखो ये दिया हुआ है कि आप विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। फिर आती है आपकी अर्बन प्रॉब्लम्स, आपकी क्या होती है, तो देख लीजिए आपकी अर्बन प्रॉब्लम्स में क्या क्या आएगा। अर्बन प्रॉब्लम्स में आपकी वाटर स्कार्सिटी, आपकी एनर्जी क्राइसिस आ गया, वेस्ट डिस्पोजल आ गया, ओवर पॉपुलेशन आ गया, ये सब आते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स आपके क्या होंगे इसके अंदर, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो जो हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन्स की, तो वो हमारी क्या होती है, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली और अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। तो आपको रिसोर्सेज का यूज़ करना है केयरफुली और अवॉइड करनी है अपनी एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आप जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हो तो वो आपको नहीं करनी है।
और आपकी जो हमारा इसके अंदर दिया है एनवायरमेंटल एथिक्स में, आपकी जो मोरल ड्यूटी है टू सेव एनवायरनमेंट। ओके, तो आपका 7 टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। 8 टॉपिक आता है आपका, जो आपका ये मैंने फर्स्ट पार्ट दिखाया था सिलेबस के अंदर, उस वाले का आपका ये 8 पार्ट है। देखिए मैं इसको वीडियो को 2 पार्ट में सोच रही थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये 1 शॉट के थ्रू एक ही उसमें हो जाए। कोई नहीं, आपके ये है कि 1 आवर तक भी जा रही है, लेकिन हो जाएगी आपकी ये यूनिट 1 शॉट में। तो आपका 8 जो हो रहा है, 8 जो है आपका टॉपिक इसमें फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट जो आपका इसमें सिलेबस में है उसका मैंने आपको देखे 2 इसमें नोट्स में ही मैंने एडिट किया हुआ है। 2 है पेज, जिसमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट पार्ट है, सेकंड में सेकंड पार्ट है। ओके, उसमें इसी वजह से मैंने नंबरिंग नोट्स में इसीलिए करी हुई है। 1 2 3 फिर से हेडिंग आएगी इसी तरह से टॉपिक, वो मैं सेकंड पार्ट बोल के तभी से करूँगी स्टार्ट। तो 8 देख लीजिए आप, लास्ट टॉपिक है फर्स्ट पार्ट का, एक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो हमारे जो एक्ट्स है, हमारे जो मतलब कानून है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो हम वो देखते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था इसके अंदर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईयर, फिर से ईयर आ गए, कम्युनिटी में ईयर ही है सब कुछ ज़्यादातर। तो फर्स्ट आपका आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, सॉरी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है 1986 में हुआ था। ये हमारा अम्ब्रेला एक्ट फॉर प्रोटेक्शन हम इसको बोलते हैं। फिर आपका आता है सेकंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जो कि आपका 1974 में आया था। नेक्स्ट आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जो आपका 1981 में हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। नेक्स्ट आपका आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर हुआ था। फिर नेक्स्ट आपका है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। फर्स्ट वाला पार्ट जो आपका सिलेबस था, मैं एक बार आपको दिखा दे रही हूँ अगेन। देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ था ना सैनिटेशन का ही, ये इतने सारे टॉपिक्स आपके मैं कवर करा चुकी हूँ, देख लीजिए आप अच्छे से। अब आपका नेक्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है ना एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, वो जो आपका दिया हुआ था ये आपका एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड था सब कुछ, जो आप बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो 12th में भी। चलिए अब हम जो ये पढ़ेंगे एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन के जो टॉपिक्स आते हैं, उसमें आपके जो ये फर्स्ट सेकंड करके ही मैंने किया हुआ है टॉपिक, अब उसको देख लेते हैं। पार्ट सेकंड अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने पार्ट सेकंड मुझे बनानी थी, लेकिन मैं अब इसी में कवर करा रही हूँ। देखिए फर्स्ट आपका जो टॉपिक आता है पार्ट सेकंड के अंदर, कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहले हमारा एनवायरनमेंट। तो ये हमारा क्या होता है एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस सराउंडिंग ह्यूमन बींग्स, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के सारी कंडीशन जो सराउंड होती है, हमारे आसपास होती है एक्सटर्नल कंडीशंस, लाइक आपके एयर, वाटर, सॉइल, फूड, हाउसिंग, क्लाइमेट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सोशल सराउंडिंग्स, ये सब चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट में आती है और ये हमारी डायरेक्टली अफेक्ट करती है हेल्थ को, कंफर्ट को और सर्वाइवल ऑफ पीपल्स को। हमारा जो एनवायरमेंटल हेल्थ है ना, वो ह्यूमन हेल्थ प्लस हमारी एनवायरमेंटल फैक्टर का रिलेशनशिप है। इससे बिल्कुल हमारा एकदम ऐसा हो रहा है कि जो हमारे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है हमारी हेल्थ को एनवायरनमेंट। तो आपका यहाँ पे हो गया है एनवायरनमेंट क्या था, आपकी ये सारी चीज़ें जो आपके सराउंडिंग सारी चीज़ें हैं, और ये हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस है, ये हमारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है, आपकी एयर, वाटर, सॉइल, ये सब चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में आ रही है। ये आपका एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंटल हेल्थ। एनवायरमेंटल हेल्थ तो मैंने आपको अभी बताई है कि एनवायरमेंटल हेल्थ आपकी क्या होती है। ये हमारी एक ब्रांच है पब्लिक हेल्थ की, जो हमारी डील करती है प्रिवेंट करने में डिजीज़ को, और हमारी प्रोमोट करती है वेलबींग को, कंट्रोल करके एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्यों
क्योंकि अभी मैंने बताया था इनका डायरेक्ट एक ऐसा रिलेशन बन रहा है कि जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ना वो हमारी हेल्थ पे अफेक्ट डालते हैं। फिर हमारी WHO ने डेफिनेशन दी है एनवायरमेंटल हेल्थ की। तो एनवायरमेंटल हेल्थ कंप्राइजेज दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दैट आर डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल हेल्थ हमारी कंप्राइज करती है उन एस्पेक्ट्स को जो हमारे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ को डिटरमाइन करते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। ओके, तो अब आपका इसके अंदर आता है कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ के। फर्स्ट आपको सेफ वाटर सप्लाई करनी है और क्लीन एयर प्रोवाइड करनी है, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना है, सैनिटेशन करना है। सैनिटेशन मतलब आपकी वही साफ़ सफाई से है यहाँ पे। फिर आपका फूड सेफ्टी करना है, आपको हाउसिंग एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ वेक्टर्स, इन सब का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके कंपोनेंट है एनवायरमेंटल हेल्थ के। नेक्स्ट आपका सैनिटेशन। सैनिटेशन टॉपिक आता है आपका। सैनिटेशन आपका हमारा होता क्या है? सैनिटेशन का मतलब आपका वही साफ़ सफाई से हो गया, और ये प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट या वाटर एक्सक्रीटा ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो सैनिटेशन मीन्स हमारा ये होता है कि मेजर फॉर इम्प्रूविंग एंड प्रोटेक्टिंग हेल्थ थ्रू प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वाटर एक्सक्रीटा, ये सब सॉलिड वेस्ट वाटर एंड मेंटेनिंग हाइजीन इन सराउंडिंग्स। मतलब आपका ये हो गया सीधा सीधा कि आपको साफ़ सफाई रखनी है जिससे कि आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और हमको ये सब चीज़ें इम्प्रूव इसलिए करें। इम्प्रूव क्या क्या चीज़ करनी है आपको? जो आपको ये वाटर है इन सब को आपको सेफ वाटर सप्लाई कर दोगे आप। देखिए मैंने अभी बताई थी ये चीज़ें, क्लीन एयर, ये सब चीज़ें आपको साफ़ सफाई दिखानी है और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल आपका इसमें दे रखे हैं जैसे क्लीन टॉयलेट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, गार्बेज डिस्पोजल, पर्सनल हाइजीन का हमको ध्यान रखना है और वेक्टर को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड टॉपिक जो सेकेंड पार्ट के अंदर है, कंसेप्ट ऑफ सेफ वाटर। तो इसके अंदर आपका ये दिया हुआ है हमारा सुरक्षित पानी से रिलेटेड दिया है इसके अंदर। इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ वाटर हमारी क्या है? वाटर हमारे लिए एसेंशियल है फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए। बट अनसेफ वाटर स्प्रेड्स मैनी डिजीज़, मतलब अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए वो अनसेफ वाटर हमारी लाइफ में अच्छा ही नहीं है। हम उसको पिए जा रहे हैं बेकार पानी को, तो वो हमारी बॉडी के लिए तो हार्मफुल हो गया ना। तो अनसेफ वाटर हमारी बॉडी में स्प्रेड कर रहा है मैनी डिजीज़ को। फिर हमारे WHO ने रिकमेंड किया था मिनिमम 40 लीटर्स पर पर्सन पर डे फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड हाइजीन, ये हमें सेफ वाटर मिलेगा। फिर हमारे सोर्सेज क्या है वाटर के? फर्स्ट हमारा है सरफेस वाटर, जो हमारा कहाँ से होंगे? रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, रिजर्वायर से। सेकंड आपका आता है ग्राउंड वाटर, जो आपका वेल्स से मिलेगा, बोरवेल्स से मिलेगा, स्प्रिंग से मिलेगा। थर्ड आपका आता है रेन वाटर। रेन वाटर आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब आप सेव करेंगे रेन के वाटर को और उसको प्योरीफाई करके तब हम उसको देंगे। फिर हमारा आता है फोर्थ पाइप्ड सप्लाई, जो हमारे म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई होती है वो सब आती है, जो हमारा देखिए मैंने अभी बताया था WHO ने रिकमेंड किया था। फिर हमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज़ आप सीधा सीधा समझ जाइए। वाटर बॉर्न डिजीज़ मतलब जो हमारी डिजीज़ को जो होती है बेकार पानी पीने से। बेकार पानी आपका गंदा पानी, अगर आपने गंदा पानी रखा भी हुआ है ना कहीं, तो उसमें वो मच्छर वगैरह ये सब चीज़ें आने लगती है, जिसकी वजह से आपको मच्छर वगैरह काटेंगे, फिर फीवर हो जाएगा। वही चीज़ है कि कोई डिजीज़ कंडीशन हो जाएगी, आपका अनसेफ वाटर बन जाएगा। ये आपका कोज क्या है इसका? ये ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, वही चीज़ जो मैं जब से बता रही हूँ कि गंदा पानी पीने से हो रहा है। बेकार पानी आप पियोगे तो उससे डिजीज़ कंडीशन हो जाएगी, आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाएगी। फर्स्ट आपका एग्जांपल आता है, इसके अंदर देख लेते हैं हम एग्जांपल। बैक्टीरियल में जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उसके अंदर आपका कोलेरा, टाइफाइड, डाइजेंट्री,
तो ये सब आता है। वायरल डिजीज़ के अंदर आपका हेपेटाइटिस ए, पोलियोमिलाइटिस, फिर आपका आता है प्रोटोजोअल डिजीज़ के अंदर एमोबियासिस और जियार्डिसिस। फिर हमारी आती है लास्ट हेलमिंथिक डिजीज़, जिसमें आपका ग्यूनिया वॉर्म और राउंड वॉर्म आता है। फिर आपका वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस क्या है इसमें, फर्स्ट आपका आएगा लार्ज स्केल प्योरीफिकेशन, जो कि हमारे म्यूनिसिपल सप्लाई की वजह से होगा, और स्टोरेज, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, ये इसकी जो स्टेप्स हैं ये 4 स्टेप्स से होता है, स्टोरेज से, सेडिमेंटेशन से, फिल्ट्रेशन से और क्लोरिनेशन से, तब आपका वाटर प्योरीफाई होगा यहाँ पे। और वो जो म्यूनिसिपल सप्लाई वाला पाइप्ड सप्लाई अभी बताया था वही सब आता है इसके अंदर। सेकंड आता है आपका हाउस होल्ड प्योरीफिकेशन, आप मतलब कैसे अपने घर में भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि अगर आपका पानी आप बॉईल कर लेते हैं, उससे आपके जर्म्स किल होने लगते हैं, फिर आप फिल्ट्रेशन करके, यानी कि आप क्लोथ, सेरेमिक और फिल्टर्स की वजह से कर सकते हैं, और फिर आप केमिकल डिसइंफेक्शन से कर सकते हैं, लाइक आपका क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ करके, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करके, या फिर आयोडीन यूज़ करके। ये सब चीज़ें आप घर में कैसे मतलब प्योरीफाई कर रहे हैं, वो तो आपका मैंने बता दिया है कि लार्ज स्केल प्योरीफिकेशन तो आपका म्यूनिसिपल सप्लाई करेगा। हाउस होल्ड में आपका ये सब चीज़ें यूज़ हो रही है। लास्ट आपका हाउस होल्ड में आप सोलर डिसइंफेक्शन से भी कर सकते हैं। आपको जो हमारी वाटर बॉटल होती है, आपने देखा भी होगा कि हम लोग सनलाइट में रख देते हैं, तो वो हमारा वाटर ना आपका प्योरीफाई हो रहा है वहाँ पे भी। तो आपका ये वाला टॉपिक फिनिश होता है सेकेंड। थर्ड टॉपिक आता है आपका फिजिकल एंड केमिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है वो आपकी फिजिकली और केमिकल स्टैंडर्ड्स पे आप कैसे करेंगे। ठीक है, फिजिकल में आपको पता ही है हम क्या क्या देखेंगे। वाटर शुड बी क्लियर, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड गुड टेस्टिंग। वाटर हमारा क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए और गुड होना चाहिए इन टेस्ट। देन नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है शुड नॉट हैव सस्पेंडेड पार्टिकल्स, टर्बिडिटी और बैड स्मेल। जो हमारा पार्टिकल्स इसमें नहीं होने चाहिए, टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, बैड स्मेल नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम फिज़िकल स्टैंडर्ड के अंदर देखते हैं। ये जो हमारे में स्टैंडर्ड से बोल रही है ना, ड्रिंकिंग वाटर के आपके स्टैंडर्ड्स क्या हो रहे हैं, मतलब आपके मानक क्या है, ये मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है। ओके, और केमिकल स्टैंडर्ड्स में आप कैसे देख रहे हैं वाटर को, पीएच देखेंगे पहले हम इसकी। ठीक है, पीएच में हम देखते हैं कि वाटर की जो पीएच क्या है इसके अंदर पीने के पानी की आपकी 6.5 से लेके आपकी 8.5 तक होगी। सेकंड आपका पॉइंट आता है टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, यानी कि आप TDS से भी देख सकते हैं 500 mg/लीटर, ये हमारी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्लोराइड आपका ऐसे ही आता है 250 mg/लीटर, फिर आपका नाइट्रेट्स 45 mg/लीटर, फ्लोराइड्स आपका 0.7 से लेके 1.2 mg/लीटर, यानी कि आपके एक्सिस कोजेज है ये आपका फ्लोरोसिस का फ्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे आपका फिजिकल और केमिकल स्टैंडर्ड हो जाता है। टेस्ट आपका बैक्टीरियोलॉजिकल जो हमारी क्वालिटी होती है बैक्टीरियोलॉजिकल की, तो हम यहाँ पे टेस्ट देखते हैं। फर्स्ट आपका आता है इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, जो आपके इकोलाई जो हमारा प्रेजेंट होता है, ये हमारा इंडिकेट करता है कंटामिनेशन विद ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा को ये हमारा इंडिकेट कर रहा है। ये गंदे पानी जो हमारा है, इकोलाई जो हमारा बैक्टीरिया मिल गया, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा को यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आपका मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मतलब आपका MPN टेस्ट होगा, जो कि हमारा मेज़र करता है नंबर ऑफ कोलिफॉर्म्स को। थर्ड आपका लास्ट टेस्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट, MFT टेस्ट, जो हमारा डिटेक्ट करता है कोलिफॉर्म कॉलोनीज़ को। फोर्थ आपका टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो देखिए, आपको भी पता है ये वाटर कंजर्वेशन हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कर सकते हैं, वाटर साइड मैनेजमेंट से कर सकते हैं, जिसमें आप चेक डैम्स और एफोरेस्टेशन आपका वही बताया था कि आपको वो करनी है, प्लांटिंग ट्रीज़, ये सब ट्रीज़ प्लांट ये सब करने हैं हम लोगों को। उसके बाद आपका देखिए इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बताया कैसे है, हम ये देखते हैं। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे,
कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, हम जो कलेक्ट करेंगे ना, मैंने बताया था अभी, वो रूफ टॉप से और सरफेस जो हमारा वाटर हो रहा है ना, कलेक्ट करेंगे हम और स्टोर करेंगे रेन वाटर को, और जो हमारे इसके अंदर फिर हम रिड्यूस करेंगे वाटर स्कार्सिटी और रिप्लेनिशेस ग्राउंड वाटर। देखिए इसके अंदर सीधा सीधा मतलब ये है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, मतलब हम पानी को बचा रहे हैं, और वाटर स्कार्सिटी जो हमारा रिड्यूस, इसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। पहले पॉइंट में तो हम कैसे कर रहे हैं वो दिखा दिया, दूसरे पॉइंट में हम ये दिखा देंगे कि वाटर स्कार्सिटी मतलब हम पानी की जो कमी थी उसको कैसे बचा रहे हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड आता है वाटर शेड मैनेजमेंट, कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, साइंटिफिक यूज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज विद इन अ वाटर शेड। ओके, एरिया ड्रेन बाय अ रिवर, अगर कोई एरिया, ठीक है, वो हमारा ड्रेन हो जाता है थ्रू अ रिवर, ओके, वहाँ पे हम ये साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं और प्रोटेक्शन कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज की, और कर किससे रहे हैं, वाटर शेड के थ्रू। मेथड आपका क्या होगा इसमें, एफोरेस्टेशन करके। अगर कोई रिवर, यहाँ पे आपको मैंने बताया अभी, रिवर जो हमारा सूखा पड़ गया है वहाँ पे आप लोग पानी, तो देखिए अगर कहीं सूखा पड़ रहा है उस चीज़ में चलो पानी नहीं ला पाए, लेकिन हम वहाँ पे प्लांट तो लगा सकते हैं ना, तो उससे भी आपका वाटर कंजर्व हो जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं डैम्स को कि वो सही प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं, फिर प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मतलब फसल वगैरह को इनको देख सकते हैं। उसके बाद आपका कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन, तो जो हमारे कंसेप्ट है पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। पोल्यूशन प्रिवेंशन मतलब आपका ये होता है, ये हमारा कम करता है वेस्ट को, पोल्यूटेंट्स को एट सोर्सेज इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दैम लेटर। ओके, मेथड आपके क्या होंगे इसमें, यूज़ करना है हमको क्लीन टेक्नोलॉजी, रिड्यूस यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स, पहले भी बताया था मैंने अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके, कि हमको कम यूज़ करना है प्लास्टिक्स का और केमिकल्स का। फिर आपका रीयूज़ एंड रिसाइकल मटेरियल्स करने हैं, आपको बताए थे 3 R's, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, ठीक है। फिर आपका प्रमोट करना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि रिन्यूएबल अभी बताया था मैंने कि उसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल आपका रिसाइकल होके भी यूज़ हो जाएगा, देखिए रीयूज़ भी कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद आपका प्रॉपर वेस्टेज सेग्रीगेशन करना है और डिस्पोजल करना है। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक 6, एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन जो हमारा होता है, ये कंटामिनेशन ऑफ एयर की वजह से होता है, बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक आपकी गैसेस, स्मोक, डस्ट, ये सब। सोर्सेज आपके क्या क्या होंगे इसमें, व्हीकल्स की वजह से हो जाएगा, या आपका इंडस्ट्रीज़ में जैसे आपका धुआं वगैरह होता है, ये सब बर्निंग फ्यूल होते हैं उनकी वजह से हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन की वजह से हो जाएगा। एयर पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन की वजह से कैसे हो सकता है, तो वो ऐसे हो सकता है जैसे आप कोई मकान वगैरह या कोई प्लॉट वगैरह बनवा रहे हो, ठीक है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या फिर रोड वगैरह ही बन रही है, उसमें आपके आप देखते हो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो वो चीज़ें आपकी एयर पोल्यूशन ही तो कर रही है। उसके बाद आता है इफ़ेक्ट कैसे डालता है हमारी हेल्थ पे, इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ, तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ हमारी कोज करेगा, लाइक आपकी अस्थमा, COPD, आई इरिटेशन कोज करता है, आपकी लंग कैंसर हो सकता है, इससे आपका हार्ट डिजीज़ हो सकता है। तो हम इसको अब कंट्रोल कैसे करेंगे, अब आपको कंट्रोल लिखना है इसका, हमको यहाँ पे यूज़ करना है क्लीन फ्यूल्स को, ट्रीज़ प्लांटेशन करके, एमिशन स्टैंडर्ड यूज़ करके, और रिड्यूस करके व्हीकल्स के यूज़ को। ओके, तो यहाँ पे आपका एयर पोल्यूशन हो जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन देखते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन हमारा कैसे होगा, अनवांटेड और हार्मफुल साउंड दैट डिस्टर्ब्स हेल्थ एंड कंफर्ट, तो ये हमारा अनवांटेड और हार्मफुल साउंड की वजह से हो जाएगा। तो इसमें सोर्सेज आपके क्या आते हैं, सोर्सेज आपका ट्रैफिक, लाउड स्पीकर्स, मशीन्स एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका आता है इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारी हेल्थ पे नॉइज़ पॉल्यूशन का, हियरिंग लॉस हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। हाइपर टेंशन आपका हाई BP होता है, ओके,
मतलब आपका हाई ब्लड प्रेशर। कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को? साउंड प्रूफिंग यूज़ करके, रेगुलेशंस करके और प्लांटिंग ट्रीज करके एज साउंड बैरियर्स। ओके, कंट्रोलिंग यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स को देखिए, कंट्रोल यूज़ हमारा ऐसा है, उसको कम यूज़ भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उससे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। तो हमारा रोल क्या होता है नर्सेस का, ये आपकी जो यूनिट है कम्युनिटी में हम ये पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। तो मैंने आपको बताया था कि पहले भी मैंने जो लेक्चर्स वगैरह अपलोड करे, रोल ऑफ नर्स सब क्वेश्चन में आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए कि हमने लिखना ही लिखना है, चाहे आपसे पूछा है या नहीं पूछा है। तो अब ये आपसे पूछ भी लेंगे ऐसे। देखिए टॉपिक भी है रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, मतलब हम पॉल्यूशन से कैसे बचाएंगे यहाँ पे। और नर्सेज कैसे, मतलब एजुकेट करती है नर्स कम्युनिटी को, जो हमारे पॉल्यूशन के अफेक्ट है वो सब बता के, फर्स्ट पॉइंट में ये बता दिया आपको। सेकंड में आपको ये बता दिया है प्रमोट करती है सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को और यूज़ करने के लिए बोलती है इको फ्रेंडली मटेरियल्स को। नेक्स्ट आपकी गाइड करती है फैमिलीज़ को, जो कि हमारे अबाउट सेफ वाटर, मतलब आपका साफ़ सुथरा पानी के लिए, सैनिटेशन साफ़ सफाई के लिए और क्लीन एयर प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेट जो हमारे हेल्थ एजुकेशन होते हैं प्रोग्राम्स, उनको जो हमारे पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए होंगे वो सब बोलती है कम्युनिटी में जाके नर्सेज। फिर आपके रिपोर्ट्स एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स टू ऑथोरिटीज़, मतलब हमारी जो एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स होती हैं उनकी रिपोर्ट्स बना के मतलब ऑथोरिटीज़ को दिखाती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर वर्क करती है कोलैबोरेशन में विद लोकल हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट्स के साथ। देखिए इसका मतलब सीधा मैं आपको बता दूँ ना, नर्सिस का रोल इसमें ये है मेनली आपका, जो आप कम्युनिटी पोस्टिंग पे जाओगे ना जब आप लोग, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो वहाँ पे जाके। कम्युनिटी में आप लोग बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। हर यूनिट में आप देखते होंगे कि लास्ट में आपके पोस्टिंग दे रखी है, वो पोस्टिंग इसीलिए है जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि नर्स का रोल क्या है। नेक्स्ट आपका 8 टॉपिक आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड डिस्पोजल एंड सीवेज डिस्पोजल। तो इसमें हम पहले देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें डेफिनेशन आपकी ये होगी, कलेक्शन होता है इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोसेसिंग होता है एंड सेफ डिस्पोजल होता है सॉलिड वेस्ट का। सोर्सेज हमारे ये हमारे क्या कहाँ से मिल रहा है? हाउस होल्ड गार्बेज से मिलता है, मार्केट से मिलता है और इंडस्ट्रीज से मिलता है, हॉस्पिटल से मिलता है। ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ से आपको मिल रहा है। मेथड्स आपके क्या है डिस्पोजल के? ओपन डंपिंग है जो कि आपका सेफ़ नहीं होता है, कंट्रोल ट्रिपिंग होता है सैनिटरी लैंडफिल के लिए, कंपोजिटिंग जो आपका कंपोस्टिंग होगा वो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर से होगा, और इंसिनरेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा जो हमारे पिछले सेमेस्टर से, उनमें जो आपका बर्निंग वेस्ट की वजह से होगा। रिसाइकलिंग ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लास्टिक मटेरियल और पेपर की वजह से होता है। फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्पोजल, ये सब आपका एसेंशियल है आपका प्रिवेंट करने के लिए आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ को। मेथड आपका इसके अंदर पिट लेट्रिन्स और पोर फ्लश लेट्रिन्स और सेप्टिक टैंक्स, पब्लिक कम्युनिटी टॉयलेट्स, सीवरेज सिस्टम इन सिटीज़, इन सब से आप कर सकते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्पोजल को। फिर आपका आता है सीवेज डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका सीवेज का देख लेते हैं आप, वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। सीवेज डिस्पोजल आपका कहाँ से हो रहा है? वेस्ट वाटर जो हमारा हाउसेज से निकलता है ना और इंडस्ट्री से, उससे हो जाएगा। और कंटेन करता है आपका ऑर्गेनिक मैटर को और पैथोजन्स को। पैथोजन आपको पता है डिजीज़, आपको डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है, तो आपकी डिजीज़ कोज कर रहे हैं वहाँ पे। ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए आपका सीवेज डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट के लिए? ट्रीटमेंट आपका फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट है आपका रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। हमको लार्ज पार्टिकल रिमूव करने हैं, जो आपका वो वेस्ट मटेरियल होगा ना, जो आपका वेस्ट वाटर होगा उसके अंदर आपके ये वेस्ट मटेरियल्स, आपके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन सब चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हैं। सेकंड ट्रीटमेंट में आपका क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट में जो होगा
केमिकल ट्रीटमेंट और क्लोरीनेशन यूज़ कर सकते हैं वाटर को। देखिए बताया था मैंने अभी ऑलरेडी, पहले मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट वाले पार्ट में। पार्ट इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर है एक ही वीडियो, लेकिन पार्ट इसलिए बोल रही हूँ सिलेबस में ये वाली यूनिट काफ़ी बड़ी थी, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपकी मर्जी है। आप आधा घंटे का लेक्चर देख लेना, उसमें आप फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, आप दूसरा देख लेना आधे घंटे का जो लैब लेक्चर रहेगा। बट अगर एक साथ भी देखोगे तब भी समझ आ जाना है, क्योंकि बहुत इजी है कम्युनिटी सब्जेक्ट। इसमें ये नहीं है कि आप लोग रट रहे हैं, बस आपको एक चीज़ तो है जो है पढ़ती है, वो आपकी ये है कि आपको बार बार रिवीजन करके चलना ही चलना होगा, क्योंकि ईयर्स काफ़ी है कम्युनिटी के अंदर। अदरवाइज़ सब्जेक्ट ईजी है, क्योंकि अगर आप बहुत इसमें बेसिक सी ऐसी है कि लैंग्वेज आप ऐसे भी यूज़ करोगे ना एग्ज़ाम में, बेसिक वो भी चल जाएगी, लेकिन आपको ईयर्स याद होने चाहिए। तो आपका यहाँ पे 8 टॉपिक भी आपका फिनिश हो जाता है। 9th आपका जो लास्ट टॉपिक है, चलिए आपका अब कंप्लीट होने वाली है यूनिट। तो इसमें लास्ट जो टॉपिक आता है आपका कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स जो आपके होते हैं वो केमिकल यूज टू किल इंसेक्ट्स। ये हमारे केमिकल होता है जो हम यूज़ करते हैं किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स को, लाइक आपके मॉस्किटोज, फ्लाइज। एग्जाम्पल इसमें DDT, मेलाथियोनिन और आपका मेलाथियोन, और ये मेलाथियोन था, और पायरिथ्रम और BHC, ये सब आपके इंसेक्टिसाइड होते हैं। यूज़ हमारा होता है इसमें कंट्रोल ऑफ मलेरिया, डेंगू, फिलारेसिस। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, फिलारेसिस को। हज़ार्ड्स आपके मतलब खतरा, ठीक है। टॉक्सिक टू ह्यूमन्स के लिए खतरा है इसको। कोज हमारा ये पॉइजनिंग करता है अगर हम मिसयूज़ करते हैं उसका। ओके, नेक्स्ट आपका पेस्टिसाइड्स क्या है। पेस्टिसाइड्स आपका हमारा जो पेस्ट होते हैं उनको किल करने के लिए, लाइक आपके इसमें एग्जांपल आ जाएंगे, इंसेक्ट्स होते हैं, वीड्स, फंजाई, ये सब होते हैं। ये हमारा डैमेज करता है क्रॉप्स को अदरवाइज अगर हम नहीं यूज़ करेंगे। एग्जांपल आपके कार्बामेट्स हो गया, पेस्टिसाइड्स के ये एग्जांपल हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आ गया, ग्लाइफोस्फेट आ गया, ग्लाइफोसेट आ गया आपका, ये सब चीज़ें आती हैं एग्जांपल्स में। हज़ार्ड्स आपके आते हैं कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, फूड पॉइजनिंग, कैंसर्स, नर्व डैमेज, ये सब आपके ये हमारे खतरा होता है। इससे मतलब आप लिख सकते हैं, आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लिख सकते हैं आप हज़ार्ड्स की जगह। ओके, जो हमारा खतरा बोल रहे हैं मतलब हमको ये सब चीज़ें, या फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये भी लिख सकते हैं। फिर हमारा सेफ़ यूज़ क्या है इसमें। सेफ़ यूज़ हमारे किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ओनली रिकमेंडेड अमाउंट, मतलब इसका एक अमाउंट में यूज़ करना है। अवॉइड स्प्रेइंग नियर वाटर सोर्सेज, मतलब वाटर सोर्सेज होगा ना अगर आपका कहीं पे, तो आपको वो वाटर सोर्सेज है तो वहाँ से आपको अवॉइड करना है स्प्रेइंग को, स्प्रे करने के लिए, ठीक है। फिर आपका वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग वाइल स्प्रेइंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जो प्रोटेक्टिव क्लॉथ पहनने हैं यहाँ पे, जिससे कि आप स्प्रे कर रहे हो वो आपके ऊपर डले तो वो आपके लिए हार्मफुल ना हो। अदरवाइज़ ये आपको कैंसर वगैरह भी कर सकता है, कोज कर सकता है, क्या हो ही जाता है इससे। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है स्टोर अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस एंड फूड। ये हमें चिल्ड्रंस से, फूड से, इन सब चीज़ों से ये हमको दूर ही रखना होता है, हमको ये स्टोर करके रखना होता है अलग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे और समझ भी आए। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को ये बहुत इजी नोट्स हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया था आपका और सेकंड पार्ट में ये जो टॉपिक्स थे ये सारे टॉपिक्स आपके मैं करा चुकी हूँ। देखिए टॉपिक कितने सारे थे, सब एक लेक्चर में हो गया। 1 आवर में आपका पूरी लेक्चर आपका 1 आवर में फिनिश हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जो लेक्चर आने वाले हैं अपकमिंग उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बाकी सेमेस्टर्स की भी हेल्प हो जाएगी, उनको भी शेयर कर दीजिए अपने जूनियर्स वगैरह को। आई होप आपको लेक्चर पसंद आने वाला है और आगे के लेक्चर्स आएंगे
चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। थैंक यू।